नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। तो आज से हम लोग मेंस का यानी कि मुख्य परीक्षा का पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले पेपर के भाग 1 यानी कि पार्ट ए का यूनिट नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसमें कि आप सबको पता है रियासतें आती हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले होल्कर रियासत से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें भी हम पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें यूनिट 5 को लिख रहे हैं, जिसमें एमपी रियासतें होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। होल्कर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो होल्कर रियासत को जब हम पढ़ते हैं, तो होल्कर रियासत को पढ़ने के मैंने 4 डायमेंशन बनाए हैं, और इन डायमेंशन में हम संपूर्ण होल्कर रियासत को कंप्लीट कर सकते हैं। तो होल्कर रियासत में क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप होल्कर रियासत या किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें, तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को देख लेना चाहिए, और उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देख लेना चाहिए। तो मैंने चूँकि इन सबको देखा हुआ है और उसके बाद ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा। उससे मैं ना ज़्यादा जाऊँगा, ना ही ज़्यादा कम करूँगा। मतलब एकदम परफेक्ट कंटेंट के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, और ये मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद इसको बार बार दोहराते हैं और लिखते हैं, तो यकीन मानिए आप होल्कर डायनेस्टी से आने वाले मुख्य परीक्षा में, और हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कर पाएँ। मुख्य परीक्षा के लिए तो ये विशेषता है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ही आप प्रारंभिक परीक्षा के में भी इसका आंसर सही लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होल्कर डायनेस्टी की उत्पत्ति के बारे में, कि होल्कर डायनेस्टी जो होल्कर थे ये मूलतः कहाँ रहते थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से मालवा में आए। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्थापना में, कि जो होल्कर रियासत है, इस होल्कर रियासत की स्थापना किसने की, कैसे की और कहाँ पर की, इन सब बातों को हम देखेंगे। और फिर इसके बाद हम इसके प्रमुख शासकों को देखेंगे। जब हम शासकों को देखेंगे तभी हम यहाँ पर इनके सभी बिंदुओं की चर्चा कर लेंगे। जैसे जब हम मल्हारराव होल्कर को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उन्होंने किस प्रकार का स्थापत्य की स्थापना करवाई, और भी जो चीज़ें इनके बारे में मुख्यतः होंगी हम उन सबको देखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम अदर देखेंगे। अदर में जो भी हमारा रह जाएगा उन सबको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखने को देंगे, जो कि आपको लिख करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है। इतना काम करती है आपकी होल्कर डायनेस्टी से पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अदर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे उत्पत्ति के बारे में। होल्कर डायनेस्टी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो होल्कर वंश की जो उत्पत्ति है, इसके संबंध में जो इतिहासकार हैं इनमें मतभेद है। जो इतिहासकार हैं इनमें मतभेद है होल्कर डायनेस्टी की उत्पत्ति को लेकर के, लेकिन मतभेद तो रहता है। फिर हम बात किसी करते हैं, हम बात करते हैं कि सर्वाधिक मान्य मत क्या है। अब हम इस बात पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि क्या मतभेद है, कौन क्या कहता है, हमें इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें जो नंबर मिलेंगे हम उस बात की चर्चा करते हैं, सर्वाधिक मान्य मत की। तो साहब, सर्वाधिक मान्य मत क्या कहता है होल्कर डायनेस्टी के बारे में। तो सर्वाधिक मान्य मत ये कहता है कि जो होल्कर थे ये धनगर जाति से संबंधित थे। तो होल्कर एक जाति से संबंधित थे, और वो जाति थी धनगर। होल्कर धनगर जाति से संबंधित थे। अब धनगर जाति जो है, गडरिया ऐसे कहते हैं। सही से दिख रहा है क्या, गडरिया। सर्वाधिक मान्य मत क्या है कि जो होल्कर थे ये धनगर जाति से संबंधित थे, जिसे हम गडरिया जाति भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। तो होल्कर के बारे में हमने एक पॉइंट क्या देखा कि होल्कर धनगर जाति से संबंधित थे। दूसरा पॉइंट ये है होल्कर के बारे में कि होल्करों के जो पूर्वज थे ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। तो अगर आपसे पूछे कोई कि होल्कर जो थे ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो होल्कर मूलतः मथुरा के निवासी थे। होल्कर मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो होल्कर मूलतः मथुरा के निवासी थे। अब ये आगे चल कर के होल्कर मथुरा से आगे चल कर के ये महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में, महाराष्ट्र का जो पुणे ज़िला है, पुणे महाराष्ट्र का जो ज़िला है, उसमें एक गांव था। कौन सा गांव, हॉल नामक गांव था। तो होल्कर जो थे ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। आगे चल कर के कालांतर में ये महाराष्ट्र के पुणे में रहने लगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक गांव था हॉल, वहाँ जा कर के बस जाते हैं। अच्छा, जो हॉल गांव था इसके पास से एक नदी बहती थी, नीरा नदी। नीरा नदी
नीरा नदी के किनारे ये गांव था, कौन सा, हॉल गांव। इसी हॉल गांव में होलकर जाकर के बस गए थे। अब इनको होलकर कह क्यों रहे थे, क्योंकि जो हॉल गांव है, हॉल गांव के ये निवासी रहे, इसी के कारण इनको हम होलकर कहने लगे। तो होलकर की उत्पत्ति के संबंध में हमने कितने बिंदुओं की चर्चा की। हमने देखा कि इतिहासकार एक स्पष्ट रूप से एक मत तो नहीं है, फिर भी जो सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक इतिहासकार जिस मत को मानते हैं, वह मत यह कहता है कि होलकर धनगर जाति से संबंधित थे। धनगर जाति को हम गड़रिया जाति भी कहते हैं। फिर हमने आगे क्या देखा, हमने आगे देखा कि होलकर जो थे ये मूलतः तो मथुरा के निवासी थे, लेकिन मथुरा कालांतर में ये मथुरा से जाकर के महाराष्ट्र के पुणे में जाकर के बस जाते हैं। पुणे में एक गांव था हॉल, हॉल गांव में जाकर के बस जाते हैं, और ये गांव जो था ये नीरा नदी के किनारे बसा हुआ था। इतनी बात हमें देखनी है होलकर वंश की उत्पत्ति के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं होलकर रियासत की स्थापना के बारे में। देखिए मैंने जो डायमेंशन बनाए हुए थे कि हम होलकर की उत्पत्ति को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्थापना पे जाएंगे। तो हम होलकर की जो उत्पत्ति है उसको हम बिल्कुल रूप से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे होलकर वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होलकर वंश की स्थापना को देखते हैं। अब स्थापना में हम क्या देखेंगे, स्थापना में हम देखते हैं, अच्छा होलकर रियासत की स्थापना होगी तो सबसे पहले आप ये बताओ कि होलकर रियासत की स्थापना होती कहाँ पर है। तो इंदौर में होती है होलकर रियासत की स्थापना। तो कहाँ पर होती है, इंदौर में। अब इंदौर मुझे बताइए आप किस क्षेत्र में पड़ता है। तो इंदौर, मैं कहूँ कि इंदौर मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या ये बिल्कुल सही है, सही है, इंदौर मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। तो जब हम होलकर रियासत की स्थापना मालवा में कराएंगे, यानी कि इंदौर में कराएंगे, तो हमें पहले मालवा में मराठों को लाना पड़ेगा। अब मालवा में जब हम मराठों को लाएंगे तो उनकी सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। साहब मालवा में मराठा आएंगे क्यों, जो मराठी थे वो मालवा में क्यों आना चाहते थे। तो मालवा में मराठों के अभियान करने के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से। तो पहला उनका उद्देश्य जो था ये था, पहला जो उद्देश्य उनका था वो था चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना। अच्छा चौथ और सरदेशमुखी क्या है, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, ये आधुनिक भारत का विषय है और वहीं इसकी चर्चा की जाती है। तो चौथ व सरदेशमुखी, चौथ व सरदेशमुखी प्राप्त करना चाहते थे वो मालवा से, इसलिए मराठे वहाँ पर आक्रमण कर रहे थे। अच्छा कोई और भी कारण था क्या। हाँ तो हम देखते हैं कि एक कारण और था कि जो मुगल सूबेदार थे गिरधर बहादुर और दया बहादुर, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे मालवा की जनता को। तो उन दोनों से ही मालवा की जनता की सुरक्षा कराने के लिए फिर मराठे मालवा का अभियान करते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा कि गिरधर बहादुर व दया बहादुर के अत्याचारों से, जो अत्याचार वो कर रहे थे मालवा की जनता पर, उससे उनकी सुरक्षा करना। तो ये मालवा में मराठों के अभियान के पीछे के दो प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से मराठी मालवा में आते हैं। तो हम सबको पता है कि जो छत्रपति साहू थे, छत्रपति साहू जी महाराज जो थे, इनके समय से ही जो मराठे थे, इनके समय से ही मराठे मालवा में हस्तक्षेप करने लगे थे। इनके समय से ही जो मराठे थे वो मालवा में हस्तक्षेप करने लगे थे। अब लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप कर रहे थे। अभी हुआ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन जब पेशवा बाजीराव प्रथम आते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम के समय मालवा में मराठों की सत्ता स्थापित हो गई थी। जो मालवा है इसमें मराठों ने सत्ता स्थापित कर ली थी, सत्ता स्थापित कर ली थी। अच्छा आप बताइए, अब आपसे कोई पूछे कि क्या साहू जी महाराज के समय जो मालवा है उसमें मराठों की सत्ता स्थापित हो गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि साहू जी महाराज के समय से मराठे हस्तक्षेप तो करने लगे थे, मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे, लेकिन उनकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। उनकी सत्ता बाजीराव प्रथम के समय होती है, बाजीराव प्रथम के समय मालवा में मराठों की सत्ता स्थापित हो जाती है। अब फिर हमने देखा कि वो वहाँ पर अभियान कर क्यों रहे थे। तो हमने देखा था कि चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करना चाहते थे। मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर दया बहादुर के अत्याचारों से मालवा की जनता की सुरक्षा करना चाहते थे। अब होता क्या है, इस प्रकार से इनकी स्थापना हो गई है, मतलब मालवा में मराठे आ गए हैं। अब मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई साहब मालवा में मराठों के आने की, तो यहीं पर एक युद्ध होता है 1731 में,
1731 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं त्रिला का युद्ध। कौन सा युद्ध? त्रिला का युद्ध। तो 1731 में जो त्रिला का युद्ध होता है, इस युद्ध में, अच्छा इस युद्ध में कौन था कौन नहीं था इसके बारे में अभी आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसका जिक्र कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से मालवा में मराठों की सत्ता स्थापित होती है और उसके बाद जो होलकर डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। तो क्या होता है, 1731 में एक युद्ध होता है त्रिला का युद्ध। जब त्रिला का युद्ध में विजय हो जाती है मराठों की, तो जो बाजीराव प्रथम है, कौन? बाजीराव प्रथम। अपन इनको अब आगे से बी फर्स्ट ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है इनका नाम, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम इनको बी फर्स्ट में लेकर के काम चला लेंगे। तो त्रिला का युद्ध है, बाजीराव प्रथम क्या करते हैं? बाजीराव प्रथम मालवा की सनद को होलकर, सिंधिया और पवारों में बांट देते हैं। बाजीराव प्रथम क्या करते हैं? मालवा की सनद को, जो मालवा था इसकी सनद को 3 लोगों में बांट देंगे। किन किन में? होलकर में, एचपुर होलकर, सिंधिया में और पवारों में। अच्छा आप बताओ कि जो बाजीराव प्रथम है वो इन तीनों को ही क्यों बांट रहे हैं? भैया मुझे तो नहीं दी, आपको भी नहीं दी, लेकिन होलकर, सिंधिया और पवारों को ही क्यों बांटी? तो भैया जो त्रिला का युद्ध था और उससे पहले भी जो युद्ध हुए थे उसमें लगातार होलकर, सिंधिया, पवार उनकी सहायता कर रहे थे। इसलिए जब त्रिला के युद्ध में वो जीतते हैं तो बाजीराव प्रथम मालवा की जो सनद थी उसको होलकर, सिंधिया और पवारों में बांट देते हैं। अब होता क्या है कि मालवा में से भी जो इंदौर वाला क्षेत्र है वो किसको प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है होलकर को, होलकरों को, यानी कि मल्हार राव होलकर को प्राप्त होता है इंदौर वाला एरिया। तो यहीं से हम देखेंगे कि जो बाजीराव प्रथम ने इंदौर का जो क्षेत्र था किसको दिया है? मल्हार राव होलकर को। किसको? मल्हार राव होलकर, जिन्हें मैं लिखता हूँ MRH, यानी कि मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर को इंदौर वाला क्षेत्र प्राप्त हो गया है और इंदौर में होलकर वंश की स्थापना हो चुकी है। तो देखिए अब अपन अपने दूसरे डायमेंशन को बिल्कुल तरीके से कवर कर चुके हैं। अपन ने देखा था कि अपन को होलकर की उत्पत्ति को देखना है, अपन को होलकर की स्थापना को देखना है। तो अपन ने होलकर की उत्पत्ति देखी, उसमें किस सर्वाधिक मान्य मत जो था उसको अपन ने देखा। फिर उसके बाद अपन ने स्थापना की बात करी, तो अपन स्थापना में देख रहे थे कि होलकर जो इंदौर था, इंदौर मालवा का एक क्षेत्र है साहब। तो फिर हमने देखा मालवा में मराठों ने किस प्रकार से अपनी स्थापना, मालवा पर मराठे किस प्रकार से अपने अभियान करते हैं, उनके क्या उद्देश्य रहते हैं। तो फिर हमने उद्देश्यों को देखने के बाद क्या देखा आगे कि जो साहू जी महाराज थे उनके समय से मराठे मालवा पर हस्तक्षेप करने लगे थे, लेकिन बाजीराव प्रथम के समय आकर के मालवा में सत्ता स्थापित कर पाते हैं। पर सत्ता स्थापित करने के बाद मैंने आपको बताया कि एक युद्ध होता है 1731 में, त्रिला का युद्ध। जब त्रिला का युद्ध होता है तो फिर वो विजयी होने के बाद बाजीराव प्रथम होलकरों को, सिंधिया को, पवारों को मालवा की सनद दे देते हैं। उस मालवा की सनद में से इंदौर वाला इलाका जो था वो मल्हार राव होलकर को प्राप्त होता है और इस प्रकार से इंदौर में होलकर वंश की स्थापना हो जाती है। अब हम अपने 2 पॉइंट को कवर कर चुके हैं, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आएंगे। तीसरे पॉइंट में क्या था कि प्रमुख शासकों की हमको चर्चा करनी थी। तो अपन अपने किस पॉइंट को पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं अपने तीसरे पॉइंट को, जिसमें अपन बात करेंगे प्रमुख शासकों की। ठीक है साहब, हम अपने प्रमुख शासकों की बात करेंगे होलकर डायनेस्टी के, तो जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले मल्हार राव होलकर को। अपन एक एक करके ही सबको देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे किसको? मल्हार राव होलकर को। मल्हार राव होलकर को। तो प्रमुख शासकों में हम देखना है सबसे पहले किसको? मल्हार राव होलकर को। चलिए अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि हम कितने बिंदुओं में मल्हार राव होलकर को पढ़ने वाले हैं। तो हम मल्हार राव होलकर जो हैं इनका सबसे पहले देखेंगे परिचय। पता तो चले व्यक्ति था कौन, कहाँ जन्मा था, कौन थे इसके माता पिता, किस प्रकार की इसकी पृष्ठभूमि रही है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे परिचय में। फिर हम देखेंगे कि इनकी प्रमुख विजय। साहब शासकों को पढ़ रहे हैं, विजय तो पढ़नी पड़ेंगी, क्यों महान हुए, व्यक्ति अपने काम से तो जाना जाता है, तो इनकी विजयों को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कुछ निर्माण भी करवाए थे, कुछ निर्माण भी करवाए थे मल्हार राव होलकर ने, तो उन निर्माण के बारे में देखेंगे। फिर अंत में हम देख लेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। यही तो अटल सत्य है जीवन का, इसको तो देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मल्हार राव होलकर के परिचय को देखेंगे, फिर उनकी विजय देखेंगे, निर्माण देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके बेटा खांडेराव होलकर आ जाते हैं। तो चलिए
अभी इस क्लास में हम मल्हारराव होलकर को और देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। फिर अगली क्लास में हम बाकी के जो शासक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मल्हारराव होलकर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि से बात करते हैं हम। पृष्ठभूमि या फिर हम कह लें परिचय, परिचय ज़्यादा बेहतर होगा। परिचय, तो साहब मल्हारराव होलकर के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो मल्हारराव होलकर के बारे में जो सबसे पहली बात किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में पता होना चाहिए वो यही है कि मल्हारराव होलकर होलकर रियासत के संस्थापक थे। बिल्कुल बेसिक सी बात है, सबको पता होनी चाहिए कि जो होलकर रियासत थी, एच जिसे हम कहेंगे अब, होलकर रियासत के संस्थापक ये थे, मल्हारराव होलकर।